ही इज़ 20 years old एंड जस्ट अभी कमाना स्टार्ट किया। एक्टिव इनकम अभी के लिए काफ़ी कम है, तो इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें? एक डायरेक्ट स्टॉक में अगर आपने पैसा लगाया, आपके पैसा जीरो भी हो सकता है। क्या मेरे को मेडिकल इंश्योरेंस के बाद इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए या फिर कुछ इमरजेंसी फंड बना लेना चाहिए? प्यार से बुलाता हूँ, सुंदर, सुशील और टिकाऊ इंस्ट्रूमेंट से आप शुरुआत करें। कॉमन मिस्टेक जो आपने यंगस्टर्स में देखी है कि जस्ट वो स्टार्ट करते हैं और वो मिस्टेक तो ऑलमोस्ट लोग कर रहे होते हैं। सो हमारे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन मैं देख रही थी, एक सब्सक्राइबर ने पूछा हुआ था कि ही इज़ 20 years old एंड जस्ट अभी कमाना स्टार्ट किया। एक्टिव इनकम अभी के लिए काफ़ी कम है, तो इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें? पहली बात तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई कि 20 साल के एक व्यक्ति ने जो है कमाना शुरू कर दिया है और वो इस बारे में सोच रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम और हर, जो भी हैं वो। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपकी एक्टिव इनकम जितनी भी हुई है वो आप सोचो कि कौन से स्किल की वजह से हुई है, राइट? और उस स्किल के ऊपर भी और इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप वीडियो एडिटिंग या और किसी ऐसे स्किल से भी आपने पैसा कमाना शुरू किया है, तो आपको भी अपने वीडियो एडिटिंग के स्किल्स और सुधारने चाहिए। क्यों सुधारने चाहिए? क्योंकि वीडियो एडिटिंग के स्किल जब आप सुधारेंगे तो आपको उससे जो है वो और ज़्यादा इनकम होगी, राइट? और एक चीज़ सब लोग भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने एक्टिव इनकम को भी तो बढ़ाना है। ऐसा ना होना कि भाई अपने ये तो सीख गए इन्वेस्ट कहाँ करना है, लेकिन अपनी एक्टिव इनकम बढ़ा नहीं रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने स्किल पे भी इन्वेस्ट करें, आप अपनी एक्टिव इनकम को भी बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करें, राइट? तो पहली इन्वेस्टमेंट मैं उनसे बोलूँगा कि भाई आप क्या करें, आप सबसे पहले अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाएं, आप अपने स्किल में इन्वेस्ट करें। अगर उसके कोई कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड, या आपको कोई अकेडमी ज्वाइन करनी है, या आपको कोई हो सकता है कोई हार्डवेयर खरीदना हो, कोई सॉफ्टवेयर खरीदना हो, उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। आफ्टर दैट जैसा मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि भाई आपने क्या करना है, आपने फिर जो है अपने रिस्क को कवर करना है। सबसे पहले आपके पास लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस जिसे हम बोलते हैं, इसमें थोड़ी फाइट होती है कि मेडिकल इंश्योरेंस पहले लें कि टर्म इंश्योरेंस पहले लें। ये बोलना चाहता हूँ कि अभी 20 ईयर ओल्ड हैं तो पहले मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ जाएं, राइट? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस मिलना एक 20-21 साल के व्यक्ति को इतना आसान नहीं है। उसके लिए रिटर्न ऑफ इनकम और इनकम प्रूफ वगैरह चेक होती हैं, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस अपना ज़रूर लीजिए एंड टर्म इंश्योरेंस भी जितना जल्दी हो पाए वो लीजिए। एंड जब ये तीन चीज़ें हो जाएं, आपने अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट कर लिया, आपने इंश्योरेंस अपने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप अपने जो आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस बचता है, देन यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, देन यू शुड स्टार्ट लर्निंग अबाउट इंडेक्स फंड्स, राइट? और इंडेक्स फंड से धीरे धीरे सीखना शुरू कीजिए और इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। एक बात मैं और बोलूँगा कि बस यार सट्टा मत खेलो अपने पैसे के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि महीने में 6% रिटर्न कमाने के चक्कर में पड़ जाओ किसी तरीके से। डायरेक्ट स्टॉक्स में मत जाओ, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाओ। म्यूचुअल फंड में भी पैसिव इन्वेस्टिंग से आप शुरुआत करें। सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, इंडेक्स फंड्स। और इंडेक्स फंड समझना कंपैरेटिवली आसान है, राइट? मैं इंडेक्स फंड को प्यार से बुलाता हूँ सुंदर, सुशील और टिकाऊ। तो एक सुंदर, सुशील, टिकाऊ इंस्ट्रूमेंट से आप शुरुआत करें। कई लोग हाइब्रिड फंड भी बोल सकते हैं कि हाइब्रिड फंड से शुरुआत कर सकते हैं हम, क्योंकि अभी बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग की ही बात है तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा। बल्कि मुझे लगता है कि हाइब्रिड समझना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एक आम इंसान के लिए, रादर देन इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बड़ी जल्दी समझ आते हैं। तो इंडेक्स फंड में आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना जो है वो शुरू कर सकते हैं। मेरी तो ये सजेशन रहेगी, राइट? जैसे आपने बोला कि इंडेक्स फंड से आप शुरू कर सकते हैं, बट हमेशा मार्केट में ये बोला जाता है इंडेक्स फंड में तो रिटर्न्स काफ़ी कम होते हैं, स्टॉक्स में जाना चाहिए, डायरेक्ट स्टॉक्स में। तो उस पर आपका क्या कहना है? उसमें मेरा यही कहना है कि भाई ये गलतफहमी है कि इंडेक्स फंड में रिटर्न कम होते हैं। इंडेक्स फंड के आप हिस्टोरिक रिटर्न्स उठा कर देख लीजिए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस गलत मार्केट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस समय मार्केट हम सबको पता है कि डाउन चल रही है, अपने टॉप से शायद 11-12% के आसपास नीचे आ चुकी है। तब भी आप अगर हिस्टोरिक रिटर्न निकाल के देखेंगे तो निफ्टी 50 ने आपको 12% के आसपास का रिटर्न दिया है, विच इज़ फिनोमिनल। एक सोचिए, बिना कुछ एफर्ट किए अगर आप 12% का रिटर्न कमा रहे हैं, ऑब्वियसली आपने अपनी एक्टिव इनकम करके इन्वेस्ट किया है। अगर आप बिना कुछ करे जो है इतना प्रॉफिट, इतना रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न निकाल पा रहे हो, कमाल है यार। वो आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। रही बात डायरेक्ट स्टॉक्स की, तो मैं ये बोलना चाहूँगा डायरेक्ट स्टॉक्स में जितना रिटर्न दिखता है ना कि भाई बहुत एकदम आग लगा देंगे, उतना रिटर्न खो भी सकता है। और आपको एक खास बात बताऊं कि एक डायरेक्ट स्टॉक में अगर आपने पैसा लगाया, आपके पैसा जीरो भी हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आप 90% वैल्यू भी लूज कर सकते हैं उस पैसे की। 90-95% ऐसा पहले भी हुआ है, राइट? लेकिन जब आप इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, इसका मतलब आप एक 50 कंपनियों के पोर्टफोलियो में पैसा लगा रहे हैं। आपका हर एक रुपया 50 कंपनी की पोर्टफोलियो में लगा है। तो 50 कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसके जीरो होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, राइट? या अगर आप कंपैरेटिवली देखना चाहते हैं तो भाई डायरेक्ट स्टॉक्स के मुकाबले बहुत ही कम है उसके जीरो होने के चांसेस, राइट?
सो जैसे आपने बीच में बोला था कि मेडिकल इंश्योरेंस पहले ज़रूर लेना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। फर्स्ट वाज कि अपने ऊपर आप खर्चा करो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, देन मेडिकल इंश्योरेंस। अब इसके बाद क्या मेरे को मेडिकल इंश्योरेंस के बाद इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए या फिर कुछ इमरजेंसी फंड बना लेना चाहिए पहले? ये ऐसा क्वेश्चन है जो सबके माइंड में आता है कि पहले इमरजेंसी फंड बनाऊं या पहले इन्वेस्टिंग शुरू करूं। इवन कई लोग तो इंश्योरेंस के बिना इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं इक्विटीज़ में, वो तो ग्रॉसली रॉन्ग है। इमरजेंसी फंड्स के लिए मैं ये बोलूंगा कि आपको साइमल्टेनियसली इमरजेंसी फंड्स और साइमल्टेनियसली आपको अपनी इक्विटी इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। इमरजेंसी फंड हम एज अ रूल ऑफ थंब बोलते हैं कि 6 महीने का खर्चा हमारे पास पड़ा होना चाहिए, बट आप अपने आप को असेस कीजिए कि आपको कितना खर्चा जो है वो लगता है होना चाहिए आपके बैंक में, राइट। अपना कंफर्ट जोन देखिए, और मान लीजिए आप 5,000 रुपये महीने का जो है वो बचा पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप 2,500 रुपये इमरजेंसी फंड की तरफ डालो और 2,500 रुपये जो है आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टिंग की तरफ डालो। इससे क्या होगा, आपका इक्विटी के लिए आप 3 साल वेट नहीं करोगे ना। मैं 3 साल बाद ऐसे भी थोड़ा ना शुरू करूंगा। मेरे को अगर इमरजेंसी फंड बनाने में 2, 2.5, 3 साल लग गए तो भाई मैं 2, 2.5, 3 साल तक का जो रिटर्न है वो मैं उसको खोना नहीं चाहता ना। तो मैं ग्रेजुअली मैं दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। और देखिए बहुत सारी बातों पे डिपेंडेंट है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप उन पे डिपेंडेंट हो या वो आप पे डिपेंडेंट है, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, गाड़ी है, लोन की क्या EMI जा रही है, क्या क्या खर्चे हैं आपके, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो 20 साल के व्यक्ति जो हमारे पास आए, ये बोलते हैं सब मेरे ऊपर तो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर नहीं है किसी और की भी जिम्मेदारी, मेरे घर वाले एकदम बढ़िया कमा खा रहे हैं, बस मैं अपना अलग से सब कुछ कर रहा हूँ और मेरे पैसों की किसी को जरूरत नहीं है। तो मैं बोलूँगा भाई 1-2 महीने की इमरजेंसी फंड की जरूरत है आपके पास, 2 महीने 3 महीने की जरूरत है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब ये कोई बोले भाई मेरी तो शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हैं, वो स्कूल भी जा रहे हैं, घर की भी EMI है, गाड़ी की भी EMI है, तो मैं बोलूँगा भाई आपको तो इमरजेंसी फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए, जो भी आप सरप्लस आपके पास है उस सरप्लस को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप एक पार्ट अपना इमरजेंसी फंड की तरफ ले जाइए और एक पार्ट जो है अपना आप इक्विटी इन्वेस्टिंग की तरफ ले जाइए। और जैसे जैसे आपका इमरजेंसी फंड कंप्लीट हो जाए फिर आप सारा पार्ट जो है कहाँ पे लगा सकते हैं, अपने इक्विटी इन्वेस्टिंग में लगा सकते हैं, राइट। सो एक और चीज़ बहुत चलती है परसेंटेज बेस्ड इन्वेस्टिंग की। आप जो भी अमाउंट कमा रहे हो 50% आप एक्सपेंसेस के लिए रखो, 30% किसी और चीज़ के लिए, 20, तो वो आपको क्या लगता है कि कितनी सही है या कितनी गलत है? देखो यार ये सब चीज़ें शॉर्ट्स और रील्स बनाने में बहुत सही है, ठीक है ना, बहुत व्यूज़ आते हैं, क्या है सैलरी का इतना % जो यहाँ डालो, ये करो वो करो, बट हर इंसान के हालात जो हैं वो अलग हैं। कोई 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई 15,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है और कोई 2 लाख रुपये महीना कमा रहा है। आप 20,000 रुपये महीना कमाने वाले व्यक्ति को अगर ये बोलोगे कि भाई सिर्फ 50% ही खर्चा करो, 50% आप सेव करो, इन्वेस्ट करो, वो मारेगा आपको भाई, क्योंकि 20,000 रुपये आज की डेट में कुछ नहीं हो रहा है, राइट। मैं ये बोलूँगा कि आप जो भी कमा रहे हैं आप उसमें से अपना खर्चा करने के बाद जो मैक्सिमम अमाउंट बचा सकते हैं, वो आप इन्वेस्ट कीजिए। बट एट द सेम टाइम मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि फ्यूचर के चक्कर में मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना ना भूल जाना। मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें जो आपको लगता है कि इससे आपकी फैमिली को या आपको खुशी मिल सकती है और वो एक अफोर्डेबल चीज़ है, उसके लिए आपको कोई लोन नहीं लेना पड़ रहा है, उसको आप डेफर ना करें, उसको भी आप एंजॉय करते हुए चलें, राइट। ऐसा ना होना कि आप 30 साल तो भाई आपने इन्वेस्टमेंट में खूब लगाए लेकिन आपने एंजॉय बिल्कुल नहीं किया ज़िंदगी को। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करें। बट जो सवाल है वो सिंपल है, उस सवाल का जवाब बिल्कुल सिंपल है। आप अपने कोर खर्चों के बाद जो पैसा बचा सकते हो वो पैसा बचाओ, चाहे आप 500 रुपये बचा सकते हो महीने का, चाहे 1,000 रुपये बचा सकते हो, चाहे 5,000 बचा सकते हो, चाहे लाख रुपये बचा सकते हो, और सारे खर्चे को, उस सारे अमाउंट को जो बच रहा है उसे आप इन्वेस्ट करें और उसे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, राइट। अब जब ये कमेंट आया था ना, किसी और सब्सक्राइबर ने रिप्लाई करा हुआ था और उसमें ये बोला हुआ था कि अभी जब एक्टिव इनकम कम है तो अभी इन्वेस्टिंग कर, छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके कुछ नहीं हो जाना, तो वेट, अपनी एक्टिव इनकम पहले बढ़ा लो, जैसे ही वो बढ़ जाए उसके बाद अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना। तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपकी एक्टिव इनकम चाहे 10,000 रुपये महीना है, अगर आप उसमें से 100 रुपये महीना भी बचा पा रहे हो तो वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका कारण क्या है? 2-3 कारण है। कारण नंबर 1, इन्वेस्टिंग की हैबिट डलेगी, राइट। आपको एक कारण हैबिट, दूसरा कारण आपको मार्केट का एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता चलेगा मार्केट काम कैसे करती है। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, दूर से बैठ के देखते रहोगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और कारण नंबर 3, अपने शुरू वाले पैसे को कभी भी देख लीजिएगा। मान लीजिए अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो जो आपने सबसे पहला रुपया इन्वेस्ट किया होगा उस पर सबसे ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिलेगी। जो आपने 30th ईयर में किया उसमें तो कुछ कंपाउंडिंग होगी ही नहीं, वो तो आपने 100 रुपये डाले 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। लेकिन आप जो आज 100 रुपये डाल रहे हो, आप जब उसकी कंपाउंडिंग देखोगे 30 साल बाद, तो वो बहुत बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आएगा। और इससे पहले कुछ असामाजिक तत्व बोलूंगा मैं तो इनको, कुछ असामाजिक तत्व आके जुड़े कि हाँ 30 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगी, फलाना क्या होगी। आप सिंपल सा हिसाब देख लो, अगर 8% की भी इन्फ्लेशन है और आप 13% का भी रिटर्न निकाल रहे हैं, तो आप इन्फ्लेशन को हर साल 5% से बीट कर रहे हो, और उसकी वैल्यू जो भी होगी वो इन्फ्लेशन को बीट कर रही होगी, और साथ साथ आपके लिए बहुत ज्यादा एक गैप क्रिएट कर चुकी होगी आपके इन्फ्लेशन वाले अमाउंट से। तो इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, असामाजिक तत्वों से दूर रहे। राइट। कोई कॉमन मिस्टेक जो आपने यंगस्टर्स में देखी है कि जस्ट वो स्टार्ट करते हैं और वो मिस्टेक तो मतलब ऑलमोस्ट लोग कर रहे होते हैं व्हेन दे आर एंटरिंग फॉर द इन्वेस्टिंग जर्नी? ये सवाल मुझसे शायद विनम्र ने भी पूछा था। अभी हम एक पॉडकास्ट पे मैं एज अ गेस्ट गया था, जहाँ पे मोनिका हलन जी थी, गजेंद्र कोठारी जी थे और मैं था वहाँ पे, और विनम्र थे दोस्त कास्ट से। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि यंगस्टर क्या मिस्टेक कर रहे हैं। आई थिंक द ग्रीड टू अर्न मनी फास्ट इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो यंगस्टर्स आज की डेट में कर रहे हैं। सी मेहनत करके कोई कमाना चाह रहा है, उसमें परेशानी नहीं, बट ये कि मुझे 6% महीने का रिटर्न चाहिए, मुझे 5% दिन का रिटर्न चाहिए, ये गलत है। ये जो आपकी ग्रीड है यंगस्टर्स की, और ये ग्रीड मैं यंगस्टर भी नहीं बोलूँगा, ये आज की डेट में शायद हर किसी की ग्रीड है, राइट। ये ग्रीड बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ये पैसे डुबोएगी, बहुत बुरी तरीके से पैसे डुबोएगी, हालत ख़राब कर देगी, आपको बहुत ज़्यादा गरीब बना के रखेगी बहुत लंबे समय तक, राइट। यानी कि आप पैसे को तरस जाएंगे अगर आप लोग इस तरह की चीज़ों में पढ़ेंगे तो, राइट। एंड जितनी जल्दी ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि भाई 5-6% महीने का रिटर्न सस्टेनेबल नहीं है। 5-6% अगर आपको रिटर्न कमाना है, 5-6% अगर आपको रिटर्न कमाना है, तो सिर्फ अपनी एक्टिव इनकम से कमा सकते हो, राइट। अदरवाइज ये भी मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी कि 5-6% अपनी एक्टिव इनकम से कमा सकते हो। फिर भी ये पॉसिबिलिटी है अपने करियर की शुरुआत में, जब आप ग्रोथ लेते हो तो ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि भाई कोई भी चीज़ ऐसी है। आप मेरे हिसाब से एक सस्टेनेबल रिटर्न जो है, रेट ऑफ रिटर्न जो है, वो 12 से 15% पर एनम के बीच में होना चाहिए, राइट, पर एनम। इससे ज़्यादा रिटर्न की बात अगर कहीं पे करी जा रही है, आजकल आप किसी को फ़ोन करो यार, वो आपको बताते तो हैं कि अगर कोई जल्दी पैसा कमाने के लिए आपको बोल रहा है, कोई लॉटरी जितवाने के लिए बोल रहा है, तो वो आपके साथ गलत कर रहा है। लोगों को समझ नहीं आता, गलीबल लोग हैं, गलीबल हैं, और साथ साथ वही कि भाई ग्रीड तो है ही जल्दी पैसा कमाने की। और मैं तो इस पर थोड़ा और डिटेल में बोलूँगा कि ये ग्रीड कहाँ से आई है। ये ग्रीड का बहुत सारे कारण हैं। वन ऑफ द रीज़न इज सोशल मीडिया। क्योंकि पहले ना हमें अपने आसपास के व्यक्ति दिखते थे, वो लगभग हमारे जैसे होते थे, या हमसे थोड़े ज़्यादा पैसे वाले होते थे, हमसे कम पैसे वाले होते थे थोड़े बहुत, तो हम एक बैलेंस लाइफ जीते थे। अब हमें सोशल मीडिया पे दिखता है, और सोशल मीडिया पे मैं तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हूँ इस बात को लेके। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स ऐसी ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं विच इज़ रियली बैड फॉर अवर सोसाइटी। वो गैम्बलिंग ऐप्स को ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स बोल के प्रमोट कर देते हैं। उनके इतने फॉलोअर्स हैं, मतलब अगर किसी के, आप सोचो इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब वो एक ऐसी ऐप को प्रमोट कर देता है, उसकी रील पे कभी कभी इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, उन रील्स पे 10-10 मिलियन व्यूज़ भी चले जाते हैं। बट हम 1 मिलियन के एग्जांपल लेते हैं। अगर 1 मिलियन व्यू भी गए उस पर्टिकुलर रील पे या स्टोरी पे या जहाँ पे भी, और अगर 1 लाख क्लिक भी हो गए उसके ऊपर, आपने कितने लोगों का पैसा डुबो दिया। अब वही बात है ना, इसको लोग क्रिटिसाइज, इसको लोग पता है बोलते कैसे हैं, शाहरुख खान भी तो करता है पान मसाले की ऐड, तो हम इन्फ्लुएंसर्स क्यों नहीं कर सकते? भाई फिर शाहरुख खान इंस्टाग्राम पे ये आके नहीं बोलते ना, यू आर माई फैमिली। आप ये बोल रहे हो और फिर उसके बाद आप उनको डुबो रहे हो। दूसरी बात, अगर शाहरुख खान या कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है तो आप भी गलत करोगे क्या? नहीं। तो ये आई थिंक यंगस्टर्स को समझना चाहिए कि उनको पागल बनाया जा रहा है, और उन्हीं क्रिएटर्स के थ्रू जिनको वो दिलो जान से फॉलो कर रहे होते हैं। एंड ये बहुत क्रिटिकल इशू है, और ये सारे हमारे देशवासियों को भी, एक्चुअली क्या है कि ना, देशवासियों को भी ये भी समझना होगा कि काम की चीज़ें देखें, ऐसी चीज़ें ना ही देखें। और इन्फ्लुएंसर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। ये कह देना कि भाई हमने तो ऐड कर दी, अब आप देखो आपके लिए सही है कि नहीं। ऐसा एक बार ना शाहरुख खान ने बोल दिया था, मुझे याद आ रहा है, शायद पेप्सी की ऐड थी, पता नहीं किसकी ऐड थी, कि मैं ऐड करना बंद कर दूंगा अगर सरकार इनको बैन कर दे तो। मतलब वो उसके एथिक्स हैं, या कोई भी ऐसा प्रमोशन कर रहा है वो उसके एथिक्स हैं। मेरे एथिक्स मुझे नहीं बोलते भाई कि मैं कोई ऐसी गैम्बलिंग ऐप या कोई भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप को प्रमोट कर दूं। और ऐसे प्रमोट करेंगे, मॉडस ऑपरेंडी इनकी इतनी गंदी होती है। ये आपको दिखाएंगे यार देखो यार, मैं देखो ये जो लाइफ जी रहा हूँ ना, ये लाइफ जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लाइफ जीने के लिए जो पैसे चाहिए वो पैसे मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, वो पैसे देखो मैं इस ऐप से निकाल रहा हूँ, कितना आसान है। वो आपको जीतते हुए दिखाएंगे, तुरंत जीतते हुए दिखाएंगे वो आपको, राइट। और जीत भी जाते हैं क्योंकि भाई कंपनी उनको एक अकाउंट सेटअप करके देती है, जो ऑब्वियसली कभी किसी इन्फ्लुएंसर ने दिखाया है कि देखो मैं इस ऐप में, ओ मैं हार गया,
सारे कैसे जीत रहे हैं, कभी मतलब इतना दिमाग हमारा यंगस्टर नहीं लगा पा रहा कि सारे कैसे जीत रहे हैं। मैं ऐप का नाम ले रहा, अगर मैं एक ऐप का नाम लूँ, आप जाके देखिए उसके 10 उसके जो इन्फ्लुएंसर्स होंगे वो 10 के 10 इन्फ्लुएंसर वो ऐप खोल के आपको जीत के दिखाएंगे, और आप अगर वहाँ पे जाएंगे आप हारेंगे हमेशा। यार ये सब सॉफ्टवेयर का ज़माना है, आपको जीतने मैं अगर कोई ऐप बनाऊँ जिसमें आप पैसे लगा रहे हैं, मैं आपको जीतने क्यों दूंगा? मुझे पैसे नहीं कमाने क्या, राइट? तो ये जो यंगस्टर वाली बात है, मैंने इसको थोड़ा डिटेल में ले गया कि भाई सबसे बड़ी मिस्टेक यंगस्टर्स यही कर रहे हैं कि वो जल्दी पैसा कमाने की कोशिश में अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, जल्दी पैसा कमाना गलत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। आप जैसे कोई वीडियो एडिटर है, कमाओ ना भाई जल्दी पैसा, आप 17 साल की उम्र में शुरू करो यार वीडियो एडिटिंग, मेहनत करो ना। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं घर पे टमाटर की तरह पढ़ा रहा हूँ, गोभी की तरह पढ़ा रहा हूँ और पैसे कमा लूँ मैं मोबाइल की ऐप खोल के, वो गलत है। तो बस यंगस्टर्स को ये बात ध्यान रखनी है, गलीबल ना बने। अगर इतनी जल्दी पैसा कमाया जा सकता होता तो भाई आई थिंक सबने फिर यही किया होता, राइट। बट इसमें मेरे को एक चीज़ लगती है कि इट्स हार्ड टू स्टे अवे, बिकॉज अब बहुत सारे यंगस्टर्स कहीं ना कहीं तो कोई तो सोर्स ढूंढेंगे ना चीज़ें सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो उन्हें लगा कि यहाँ पे मेरे को मतलब ज्ञान मिलेगा इस टॉपिक पे, तो मेरे को देखनी चाहिए, और उस इन्फ्लुएंसर पे, उस यूट्यूब चैनल पे वो थोड़ा विश्वास दिखा रहे हैं। सो हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम दिस? नहीं, बहुत सिंपल। रेड फ्लैग जो है ना, बहुत सिंपल है। आपको कोई भी कह रहा है कि आप ऑनलाइन गेमिंग में पैसा जीत सकते हो, तो वो आपको सिर्फ सपने दिखा रहा है, राइट? कोई आपको बोल रहा है मैं आपको वीडियो एडिटिंग सिखाना चाहता हूँ, अब मान लो आपको 10 लोग बोल रहे हैं वीडियो एडिटिंग सिखाना चाहता हूँ, ऑब्वियसली उसमें से कुछ अच्छा सिखाएंगे, कुछ बुरा सिखाएंगे। ये तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा, उनके रिव्यूज़ पढ़ के और उनके साथ जुड़ के और उनकी टीम से बात करके। लेकिन अगर कोई आपको बोल रहा है कि भाई मैं आपको ऑनलाइन गेमिंग बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है, जाओ खेलो, मैं पूछना चाहता हूँ उस इन्फ्लुएंसर जो इसे प्रमोट कर रहा है, तुम्हारे परिवार के बच्चे कितना खेल रहे हैं, राइट? तो आपको ये रेड फ्लैग सीधा दिखेगा जब भी कोई आपको गारंटीड रिटर्न्स की बात करे, जब भी कोई आपको ऐसी चीज़ों की बात करे जो टू गुड टू बी ट्रू है। जैसे कि महीने का 2% रिटर्न कमाना भी बहुत गलत है यार, महीने का 2% भी नहीं कमा पाता है एक इंसान, आप 6% की बात कर रहे हो महीने का, तो गलत है। और ये सब अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत नहीं है, आप अभी उसमें जीत रहे हो, इंतज़ार कीजिए। मुझे नहीं पता कितना, 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, सब बर्बाद होगा, इंतज़ार कीजिए। ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन था कि जब हम इन्वेस्टिंग शुरू कर लेते हैं, वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, अब उसे ट्रैक कैसे करें? बिकॉज जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वेस्ट करना, उतना ही इम्पोर्टेंट आई थिंक ट्रैक भी रखना चीज़ों का। सो हाउ टू ट्रैक दैट? अगेन, अगर आप अभी एक बिगिनर हैं, आपने इंडेक्स फंड से शुरुआत की है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट से ही इन्वेस्ट करें, कोई और ऐप यूज़ ना करें। क्योंकि जब आप कोई और ऐप यूज़ करेंगे, फिर वो ऐप जहाँ पे आ गई, मतलब भाई आपने रोज़ सुबह उठ के फिर वो ऐप खोल के अपना पोर्टफोलियो देखना है, और एक दिन आपको वो रेड में दिखा या 2-4 दिन लगातार रेड में दिखा, या अभी जैसे हालात हुए 10-11% मार्केट नीचे जाती है, आप बेच देंगे। आप AMC के थ्रू इन्वेस्ट करें, और आप उसे इंडेक्स फंड में तो सच बताऊं सच कुछ ट्रैक रखने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी आप चाहते हैं तो आप क्वार्टरली एक बार उसे खोल के देख लीजिए, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। जब आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करेंगे तब भी आप क्वार्टरली एक बार अपने एक्टिव फंड्स के डिफरेंट पैरामीटर्स जो हम लोग सिखाते रहते हैं, आप उसको रिव्यू कर सकते हो, एंड दैट्स इट। इतना मोर देन सफिशिएंट है। जब आप थोड़ा एडवांस स्टेज में आ जाएंगे, जब आप एक्टिव फंड्स आपके पोर्टफोलियो में 4-5 एक्टिव फंड्स हो जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा, तब हम और ट्रैकिंग के बारे में बातचीत कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी आपने बताया कि मार्केट गिर रही है, मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें रेड में आपको दिख रही होंगी इस टाइम पे। सो एज अ न्यू इन्वेस्टर थोड़ा सा तो पैनिक हो जाता है यार, मैंने तो अभी पैसे लगाए थे और थोड़ा सा ही अमाउंट है, वो शायद से एक 20-year-old के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है। सो तब कैसे हमें स्ट्रॉन्ग रहना है कि यार अभी कुछ नहीं करना, लाइक हाउ टू डील? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इक्विटीज़। तो सबसे फेवरेट चीज़ मुझे क्या लगती है, ये लाइन भी शायद किसी ने बोली होगी, मैं तो खुद से बोलता रहता हूँ, मुझे आई एम श्योर है किसी ना किसी ने ज़रूर बोला होगा, इक्विटी मार्केट वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। वो वाला गाना सुना है, ओ बेटा जी, तो मुझे वो गाना बड़ा अच्छा लगता है, किस्मत की हवा कभी गर्म कभी नरम। तो इक्विटी मार्केट जो वोलाटाइल है, अब इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी यानी इसका ऊपर नीचे होना, ये इसका फीचर है, बग नहीं है। तो जब इक्विटी मार्केट नीचे आती है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मुझसे कोई गलती हो गई या मार्केट में कुछ हो गया या दुनिया खत्म होने वाली है, ये इसका फीचर है। एंड ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से बेन ग्राहम ने दिया था, बेंजामिन ग्राहम जो वॉरेन बफे के गुरु रहे हैं, कि मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट दिया था कि मिस्टर मार्केट ना दारू पी के रखते हैं, और कभी कभी जा चढ़ जाते तो इधर उधर गिरते रहते हैं वो गलियों में,
तो अभी मिस्टर मार्केट ऐसे गलियों में गिर रहे हैं, राइट। जब उतरेगी सीधा सीधा चलना शुरू कर देंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं वोलेटिलिटी की, खासकर जब आप इंडेक्स फंड में तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एक्टिव फंड में भी आपका स्ट्रेस कम होता है। जब डायरेक्ट स्टॉक्स में होते हैं तो आपको स्ट्रेस बहुत लेना पड़ेगा, क्योंकि तब आप अपने द्वारा रिसर्च किए हुए स्टॉक्स के ऊपर बेट कर रहे हो और उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है, राइट। म्यूचुअल फंड्स वाले आप ये सोचो कि वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी इससे पहले कोई कमेंट करे कि भाई म्यूचुअल फंड का ब्रोकर हूँ और एजेंट हूँ या डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, नहीं, ना ही मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, ना ही भाई मैं म्यूचुअल फंड वालों का कोई एजेंट हूँ। आपके लिए आपके हित में बात कर रहा हूँ, बस प्रॉब्लम यही है कि शायद मैं 6% पर मंथ कमाने की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको एज सच घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई ऐसे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो वन लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसी बुक जो आप रिकमेंड करना चाहोगे एक यंगस्टर को कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये बुक तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए? मैं बोलूँगा कि ना, बुक लो और एक ही बुक लो। ऐसा ना हो कि भाई आप गए, चलो भाई आज तो मैं सारे सब ये भी खरीद लूँगा, ये भी खरीद लूँगा, ये भी खरीद लूँगा। ऐसा ना हो सारी बुकें खरीद ली और पढ़ी कितनी, कोई भी नहीं। तो इट्स बेटर कि आप एक बुक लो और उसके भी चाहे 2 चैप्टर पकड़ो, लेकिन उन 2 चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स उसमें सिखाए जा रहे हैं वो आप अपने अंदर डाल लो। मेरी फेवरेट बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो किताब। और उसमें मज़े की बात ये, फिर से वही बात, उसमें कुछ नहीं बताया गया कैसे शेयर सेलेक्ट करें, कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें। और मेरा पर्सनल बिलीफ है ये कि आपकी स्टॉक मार्केट की सक्सेस 90% आपके बिहेवियर पे डिपेंड करती है। 5% शायद आपकी नॉलेज पे और 5% लक भी होता है, बल्कि लक थोड़ा शायद ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपकी नॉलेज बहुत कम मैटर करती है, बहुत कम। सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो मैटर करती है आपके बिहेवियर। अगर किसी ने अपने बिहेवियर पे काबू पा लिया, बिहेवियर पे काबू पाना क्या है, मार्केट गिर रही है, आप सेल कर रहे हो, यानी कि आपका बिहेवियर पे काबू नहीं है। मार्केट में फॉल चल रहा है ज़बरदस्त और आप अपनी क्वालिटी कंपनीज को सेल करे जा रहे हो ऐसे जैसे कि कल सुबह सूरज निकलेगा ही नहीं, तो ये आपका बिहेवियर ख़राब है, राइट। अब इसको कोई फंड मैनेजर, कोई एजेंट, कोई आपका पर्सनल फाइनेंस आपका जो गाइड करने वाला है, कोई नहीं समझा सकता आपको। ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा। और वो सब सीखने के लिए मुझे लगता है द साइकोलॉजी ऑफ मनी इज़ अ वेरी गुड बुक, आप उसको ले सकते हैं। एंड इवन हम लोग भी एक बुक रीडिंग क्लब अपना चलाते हैं, राइट, इन्वेस्टर्स नोट्स एंड विजडम के नाम से। आप उसमें भी आ सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल बुक्स का विजडम एक साथ चाहिए, एक साथ सुनना है, एक साथ देखना है, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। उसके भी लिंक्स वगैरह हम लोग आपके साथ नीचे शेयर कर देंगे, राइट। सो जब आप ये इन्वेस्टर्स नोट्स एंड विजडम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी, लाइक हमने बहुत कोर्सेज बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बट दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग कि जो हमने अब बिल्ड किया, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया वो। सो इट्स रियली नाइस, राइट। तो आई थिंक हमने क्वेश्चन का आंसर किया और बहुत सारी बातें और कर दी हैं। इसी के साथ हम आज के एपिसोड को क्लोज कर देते हैं और आपसे मिलेंगे एक और एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।